हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से ज्योति एकेडमी द्वारा संचालित इन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 14 है। ये एक नया पार्ट है और चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका ये दूसरा भाग है। इससे पहले हमने पार्ट ए पढ़ा था, उसमें आपको बताया गया था धारा और धारा का वर्गीकरण। आपको लास्ट में न्यूमेरिकल करवाए गए थे बेटे, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले टॉपिक आता है धारा। एकांत समय में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। उसके बाद में आया था धारा का वर्गीकरण। तो बताया गया था आपको धारा का वर्गीकरण आप करोगे तो दो आधार पर धारा का वर्गीकरण होगा। एक है समय के आधार पर और एक है दिशा के आधार पर। ऐसा आपने पूरा सुना, वहां पर आपने देखा होगा। यहाँ पर एक बार और आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ, इसको अभी पढ़ेंगे हम। तो दिशा के आधार पर समय के आधार पर आपको बताया गया था बेटे, एक होती है औसत धारा और एक होती है तात्क्षणिक धारा। ठीक है, औसत धारा का फॉर्मूला था I एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी और तात्क्षणिक धारा का समीकरण है I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। आवेश का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर प्राप्त धारा तात्क्षणिक धारा होगी और I एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो अब एक नई चीज पढ़ेंगे हम, दिशा के आधार पर धारा का वर्गीकरण। तो देखिए इधर, दिशा के आधार पर धारा को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? ए, दिष्ट धारा जिसे डायरेक्ट करंट कहते हैं और शॉर्ट में डीसी करंट कहते हैं, और बी, प्रत्यावर्ती धारा। हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो यही है, अल्टरनेटिंग करंट। ये चैप्टर नंबर 10 में आप पूरा पढ़ोगे बेटे, अल्टरनेटिंग करंट, जिसे एसी करंट भी कहा जाता है। तो दिशा के आधार पर धारा का वर्गीकरण, एक होगा दिष्ट धारा और एक होगा प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा किसे कहा जाएगा? देखिए बेटा, डीसी यानी दिष्ट धारा। सभी बच्चे इधर ध्यान देना। ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ नियत रहे। कहने का मतलब समय चेंज हो रहा है लेकिन न तो परिमाण चेंज हो रहा, नहीं यहां पर दिशा चेंज हो रही। तो देखिए बेटा डेफिनेशन, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ नियत यानी कांस्टेंट, समय के साथ नियत रहे, दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा कहलाती है। इसको नोट कीजिए, दोबारा देखिए बेटा, यहाँ पर दिष्ट धारा, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ नियत रहे, दिष्ट धारा कहलाती है। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। देखो बच्चों इधर, इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा? यहां पर ये मूल बिंदु, यहां पर समय लिया हमने, टाइम है, ठीक है, और ये करंट है IDC। तो न तो इसका परिमाण, आपने t इक्वल टू 0 पे देखा तब भी इसका परिमाण कितना था? ये इसका परिमाण है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये इसका परिमाण है। यानी समय तो चेंज हो रहा है, न तो परिमाण चेंज हो रहा, नहीं यहाँ पर इसकी दिशा चेंज हो रही। इस प्रकार की धारा को क्या कहा जाएगा? दिष्ट धारा। तो आपसे दिष्ट धारा का वक्र पूछा जाए तो आप इस तरह से बनाएंगे। वैसे भी आप जानते हैं जो राशि कांस्टेंट का वक्र कैसा होता है, एक्स, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है।
तो x अक्ष के सापेक्ष अगर आप सरल रेखा बनाओगे इसके समांतर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का वक्र हो गया। ठीक है बेटा, तो ये वक्र बनेगा। अगला देखिए, सेकंड, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा जिसे एसी भी कहा जाता है, एसी करंट। तो इसकी परिभाषा, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा, परिमाण का मतलब होता है इसके मान, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित हो रही हो। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। देखो बच्चों, इधर डीसी में तो क्या होता है, न तो दिशा चेंज होती, नहीं यहाँ पर इसका परिमाण चेंज होता है। लेकिन एसी के साथ क्या होता है कि इस प्रकार की धारा जिसका परिमाण भी चेंज हो और दिशा भी चेंज हो और किसके सापेक्ष, समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित हो, तो इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। तो देखो बेटा, इसका वक्र कैसा बनेगा, सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। ये मूल बिंदु, यहां पर है करंट और यहां पर है समय, टी समय। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ इस तरह की धारा, इसको इंग्लिश में साइनसोइडल कर्व कहा जाता है, जावक्रीय। तो देखिए यहाँ पर जब समय 0 था तो परिमाण कितना था, करंट कितनी है, 0। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, देखिए सब बच्चे इधर, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है परिमाण भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस पॉइंट पे पहुंचा तो क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम हो गया। इसके बाद घटता जा रहा है लेकिन धनात्मक ही है। अभी 0 से स्टार्ट हुआ, अधिकतम मान को प्राप्त करा, इसके बाद दोबारा घटता हुआ कहां पर पहुंच गया, 0 पर। अब यहां पर क्या हो गया, ये नेगेटिव, यानी यहां पर इसकी दिशा चेंज हो गई। पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हुआ। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी समय के साथ आवर्ती रूप से, यानी पीरियोडिक फॉर्म में। आपने 11th क्लास में एसएचएम सरल आवर्त गति पढ़ी होगी, वहां पर ऐसा वक्र पढ़ा होगा बेटा आपने, और एक इक्वेशन पढ़ी होगी y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। a क्या होता है, आयाम, ओमेगा क्या होता है, कोणीय आवृत्ति, और फाई क्या होता है, कला। y क्या है यहाँ पर, इसका तात्क्षणिक मान। ऐसे आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, ये आपके काम आएगा चैप्टर नंबर 10 में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहा जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा जिसका परिमाण भी चेंज हो और दिशा भी चेंज हो समय के साथ आवर्ती रूप से, तो इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। बाकी इसमें थोड़ी और भी, इसके और भी फॉर्म है, वो आपको चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाए जाएंगे, इसको नोट कीजिए बेटे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, देखिए बेटा। पहला पॉइंट है, एसआई पद्धति में धारा को मूल राशि माना गया है। एसआई पद्धति में धारा को मूल राशि माना गया है, बताया था बेटा आपको पहले। 7 राशियों को मूल राशि माना गया है, बाकी उनसे जो व्युत्पन्न हो रही है उन्हें व्युत्पन्न राशियां, डिराइव क्वांटिटी कहा जाता है। तो एसआई पद्धति में धारा को मूल राशि माना गया है तथा इसकी विमीय तथा इसका विमीय सूत्र A1 होता है। ठीक है बेटा। अगला स्टार पॉइंट, एमकेएस पद्धति में धारा का मात्रक, तो बच्चे इधर देखिए, कूलाम पर सेकंड होता है। कूलाम पर सेकंड कैसे, देखिए इधर धारा की परिभाषा क्या होती है, धारा इज इक्वल टू आवेश बटा समय। आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहा जाता है। तो धारा आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक कूलाम
और समय का सेकंड, तो इस आधार पर क्या हो गया, कूलाम पर सेकंड होता है, तथा 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 कूलाम पर 1 सेकंड। बात समझ आए बेटा, ये हो जाएगा। जैसे आपको पता होगा 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू ma, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, लेकिन ये आया कैसे है, तो देखिए इधर द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर वहां लिखा जाता था 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमके इस पद्धति में हो गया। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 कूलाम पर सेकंड। देखिए बेटा, अगला स्टार पॉइंट है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है, 1 एम्पियर की परिभाषा। यहां एक चीज ध्यान देना, 7वें चैप्टर में आपके 1 एम्पियर की मानक परिभाषा आती है, तो जहां मानक पूछा जाए तो वहां पर डेफिनेशन चैप्टर नंबर 7 में आपको लिखाई जाएगी। अभी केवल 1 एम्पियर लिखा है मैंने यहाँ पर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मानक परिभाषा आपको वहां बताया जाएगा चैप्टर नंबर 7 में। तो 1 एम्पियर की परिभाषा, तो देखिए बच्चों इधर, किसी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो तो तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर के तुल्य होगी। तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर के तुल्य होगी। देखिए इधर I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, यानी 1 सेकंड में अगर किसी चालक तार में, ये बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा इसको समझाने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखा दिया, थोड़ा सा और देख लीजिए। किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो 1 एम्पियर हो जाएगा। तार में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर के तुल्य होगी। जल्दी से लिखिए, फिर चौथा पॉइंट लिखाऊंगा। चौथा पॉइंट देखिए बेटा, धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। पहले इसे धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि चालक तार में जो धन आयन होते हैं वो गति नहीं करते हैं, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं। तो ये सारी बातें मैं बताऊंगा, पहले इसको लिख लीजिए। धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है तथा इसे धनात्मक आवेश की दिशा में माना जाता है तथा इसकी दिशा तथा धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। अब सब बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई चालक तार है, मान लीजिए ये चालक तार है, चालक तार ए बी, ये इसका एक सिरा है ए और ये इसका एक दूसरा सिरा बी। इसके अंदर क्या होगा बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा और स्थिर धन आयन होंगे। देखिए इसके अंदर एक तो होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन किन्हें कहा जाता है, जो गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं उन्हें कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और क्या होगा, इसमें एक स्थिर धन आयन भी उपस्थित होंगे, आयन, धन आयन। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होगी। अगर इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, सब बच्चे इधर ध्यान दीजिए, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव आवेश, अगर वो इस दिशा में गति कर रहा है,
इलेक्ट्रॉन की दिशा अगर इधर है तो इसमें प्रवाहित धारा यानी करंट किस दिशा में होगी, करंट होगी B2A। फिर इसके बाद क्या लिखा, तथा इसे धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में भी माना जा सकता है। वैसे जो धनायन होता है वो स्थिर होता है, लेकिन प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि पॉजिटिव आयन जिधर गति करता है उधर ही धारा की दिशा होती है। लेकिन बाद में जब इन्वेंट हुआ, बाद में स्टडी आगे पहुंची, रिसर्च हुआ, तब पता लगा कि चालक तार के अंदर केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन ही गति करता है। तो फिर इस बात को एडजस्ट करने के लिए, भाई पहले बोल दिया गया था कि धन आयन जिधर गति करेगा धारा की दिशा उधर ही होगी, ठीक है, लेकिन बाद में पता लगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही गति करता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन यानी धनात्मक और ऋणात्मक की दिशा परस्पर विपरीत होती है। अगर पॉजिटिव इधर जा रहा होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा, तो नेगेटिव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएगा। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये बात ध्यान रखनी है कि धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, एक बात लिखिए कि धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। अगर करंट इस दिशा में फ्लो हो रही है तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। देखिए ये उच्च विभव और ये निम्न विभव, तो हो गया बेटा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। क्लियर है मेरी बात? चलो आगे देखिए। पांचवा पॉइंट देखिए बेटा, भौतिकी में धारा एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा होने के बाद भी, इसमें दिशा होने के बाद भी यह अदिश राशि है। सभी समझना इस बात को, यह अदिश राशि है। 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि सदिश राशि उन्हें कहा जाता है जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। क्लियर है? और अदिश राशि उन्हें कहा जाता है जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो। लेकिन करंट में परिमाण भी होता है, 5 एम्पीयर की धारा, और अभी क्या बताया कि इसकी दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होगी। अगर इलेक्ट्रॉन इस तार में, इसको तार मान लीजिए, अगर इस तार में इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा है तो करंट इधर गति करेगी, अगर इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है तो करंट इधर गति करेगी। ठीक है बेटा, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो परिमाण भी हो गया, अब दिशा भी हो गई। तो फिजिक्स में धारा एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, फिर भी इसे अदिश राशि कहा गया है। अब इसे क्यों कहा गया है, इसे कारण लिख लीजिए। क्योंकि धारा समांतर चतुर्भुज, या ऐसे लिखिए, क्योंकि धारा सदिश नियमों, समांतर चतुर्भुज का नियम सदिश नियम में आता है, तो आप समांतर चतुर्भुज का नियम भी लिख सकते हो या फिर सदिश नियम लिख सकते हो। क्योंकि धारा सदिश नियमों का पालन नहीं करती। अब इसके लिए स्वयं के लिए कुछ नियम बने हैं जिन्हें किरचॉफ के नियम कहा जाता है, जिसे अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप यहां पर केवल लिख लीजिए, क्योंकि धारा सदिश नियमों का पालन नहीं करती, यह किरचॉफ के नियमों का पालन करती है। सब बच्चे इधर ध्यान दीजिए, आपको क्या ध्यान रखना है। पहली बात तो धारा मूल राशि है, धारा का विमेय सूत्र A1 होता है। दूसरी बात, एमकेएस पद्धति में धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड, जिसे 1 एम्पियर भी कहा जाता है। 1 एम्पियर की तीसरा पॉइंट, 1 एम्पियर की परिभाषा, किसी चालक तार में एकांक समय में यानी 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर के तुल्य होगी। 3 बातें हो गई। चौथा पॉइंट, धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होगी।
अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है तो धारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है बेटा? अब इसी में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, धारा की दिशा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। इससे हमारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है बेटा? और पांचवा पॉइंट, भौतिकी में धारा ही एक ऐसी राशि है, और भी कुछ राशियां होती है लेकिन अभी आपके लिए 12th क्लास में केवल यही एक ऐसी राशि रहेगी। तो भौतिकी में धारा एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी है, परंतु फिर भी ये अदिश राशि है। क्यों है इसका कारण? बेटा देखिए, क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती। ये कौन से नियमों का पालन करती है? किरचॉफ के नियमों का पालन करती है। अब सभी बच्चों के दिमाग में प्रश्न आ गया था, किरचॉफ के नियम क्या है? तो चैप्टर नंबर 6 में हम डिटेल से पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बेटे, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना धारा घनत्व। इंग्लिश में कहा जाता है करंट डेंसिटी, और इसे जे वेक्टर द्वारा डिनोट किया जाता है। एक्चुअल में ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले जितना आपने पढ़ा है वो इसका बेसिक है। इतनी बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। धारा के बारे में इंट्रोडक्शन है, धारा कितने प्रकार की होती है, और उसके बेस पे न्यूमेरिकल। ठीक है? ये अब ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब आपको वेरी इंपॉर्टेंटली है बेटा, अच्छे से आपको समझना है धारा घनत्व। अब मैं आपको पहले तो कुछ बातों का बता देता हूँ। इसमें एक वर्ड काम आएगा, एक शब्द काम आएगा जिसे कहा जाएगा क्षेत्रफल सदिश। वैसे इस शब्द को आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने ये पढ़ा नहीं है तो इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, क्षेत्रफल तो हम जानते हैं एरिया, और सदिश है तो ए वेक्टर लिखा जाएगा। ठीक है? अब ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे ये मार्कर है, तो इसमें ये इसका क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल से अगर मैं कोई अल्पांश बाहर निकालूंगा तो उसकी दिशा क्या होगी? आपकी ओर होगी। तो ये क्या हो गया? क्षेत्रफल सदिश जिसकी दिशा आपकी ओर है। इसी प्रकार इस बोर्ड में से इस टुकड़े को अगर बाहर निकाला जाएगा तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। बात समझ में? तो क्षेत्रफल सदिश, ये ए वेक्टर तो यहाँ पर ये ए तो हो गया परिमाण, और इसकी दिशा क्या हो गई बेटा? बाहर की ओर। इसे कहा जाता है क्षेत्रफल सदिश। और देखिए, अगर आपको और अच्छे से समझाता हूँ, इस डस्टर में अगर इस तल की दिशा देखी जाएगी तो तल की दिशा क्या है? नीचे की ओर। इस वाले फेस की दिशा इधर की ओर, इस वाले फेस की दिशा इधर की ओर, इसकी दिशा ऊपर की ओर, और इसकी दिशा इस दिशा में। बात समझ में? यानी यहाँ पर दिशा देखने का तरीका होता है कि इसके तल के लंबवत बाहर की ओर। तो देखिए बेटा, अब यहाँ पर आपके दो डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको क्लियर होएगा। ये कोई चालक तार है, इस चालक तार में, अच्छा इसकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो गई तल के लंबवत इस दिशा में, डेल्टा ए वेक्टर से लिख दिया मैंने यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश। डेल्टा ए क्या है यहाँ पर? अल्पांश। अल्पांश यानी अल्प, इसका मान। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, मान लेते हैं कि इसमें धारा डेल्टा आई प्रवाहित हो रही है। हम क्या पढ़ रहे हैं? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व क्या होगा बेटा? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। एकांक, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहा जाता है। ठीक है? अब देखो इसकी परिभाषा लिखते हैं, डेफिनेशन। किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल, किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से तल के लंबवत गुजरने वाली धारा को ही
धारा घनत्व कहा जाता है। दोबारा ध्यान दीजिए, किसी चालक तार, ये कोई चालक तार है, इसके एकांक क्षेत्रफल से, ये मान लीजिए इसका एकांक क्षेत्रफल है, इसके एकांक क्षेत्रफल से तल के लंबवत, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बात है, तल के लंबवत, ये जैसे तल है, मान लीजिए बेटा ये है इसका तल, तो इस तल के लंबवत, तल हो गया इस दिशा में, तल के लंबवत गुजरने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहा जाता है। इसे धारा घनत्व को इसे जे वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे काय के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? जे वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः J इज इक्वल टू, यहां पर देखो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, अब समझे, यहां पर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, डेल्टा आई, और कितने क्षेत्रफल में से प्रवाहित हो रही है, डेल्टा ए से, तो धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। दोबारा ध्यान दीजिए, यहां समझे, किसी चालक तार, ये चालक तार है, इसके एकांक क्षेत्रफल, अगर मैं इसको एकांक कर दूं डेल्टा आई बटा 1, तो क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू डेल्टा आई, एकांक क्षेत्रफल से तल के लंबवत, यहाँ पर ये तल है, इस तरह से इसका तल है, तो इस तल के लंबवत गुजरने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहा जाता है। इसे J वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, धारा अदिश राशि है जबकि धारा घनत्व सदिश राशि है, पहले इसको नोट कीजिए। अब बेटा देखिए स्टार पॉइंट, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्षेत्रफल सदिश, जिसकी दिशा क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर से लिखा जाता है, क्षेत्रफल सदिश को यहां पर हम डेल्टा ए से लिख रहे हैं, इसकी दिशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा में होती है। दोबारा एक बार और समझाता हूं मैं आपको, अच्छे से बच्चे समझेंगे। देखिए हमने क्या करा, एक डायग्राम बनाया जिसे चित्र नंबर ए नाम दिया। ये कोई चालक तार है, इस तरह से रखा हुआ है ये चालक तार, इस चालक तार का ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहा जाता है। यहां से लेकर यहां तक ये तो हो जाएगी इसकी लंबाई, और ये जो सामने का एरिया होता है, जैसे ट्यूबलाइट में होता है बेटा, इस तरह से ट्यूबलाइट होती है, ये ट्यूबलाइट की लंबाई हो गई और ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया। अब इसको सामने से देखिए आप, ये इस तरह से, ठीक है, ये चालक तार रखा हुआ है इस तरह से। अब इस चालक तार का क्षेत्रफल सदिश, यानी ये है इसका तल, और इस तल के लंबवत आपकी ओर, यानी इस तल के लंबवत ये किसकी दिशा हो जाएगी, डेल्टा ए वेक्टर की, जिसे क्या कहा जाएगा, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। अब इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, कितने मान की, आई मान की, ठीक है, डेल्टा आई से यहां पर लिख रहे हैं, यानी अल्पांश सदिश में से प्रवाहित होने वाली धारा भी क्या हो जाएगी बेटा, डेल्टा आई, यानी अल्प धारा ही प्रवाहित हो रही है। डेल्टा का मतलब हमेशा ध्यान रखना, डेल्टा का मतलब होता है अल्पांश, ठीक है, 12th क्लास में आपके हर जगह काम आएगा, जब भी डेल्टा यूज करा जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा अल्पांश, अल्प राशि। देखिए बेटा, तो यहां पर क्या है, धारा घनत्व क्या होगा, J इज इक्वल टू कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, डेल्टा आई, और कितने क्षेत्रफल में से, डेल्टा ए से, यानी इसका फॉर्मूला हो गया J इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। अगर यहाँ पर डेल्टा नहीं होता तो क्या होता बेटा, आई अपॉन ए, यानी एकांक क्षेत्रफल, यानी कितने क्षेत्रफल में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसे ही कहा जाएगा धारा घनत्व, ठीक है बेटे। अब देखिए, अब हो सकता है कि डायग्राम ऐसा ना हो, अगर डायग्राम ऐसा हो, यहाँ पर दो डायग्राम बनाए जाएंगे, ये है चित्र नंबर ए, अगर इस तरह से डायग्राम है, ठीक है, यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा में ही यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी तल के लंबवत, ये तल के लंबवत हो गया, तल के लंबवत धारा प्रवाहित हो रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
तल के लंबवत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी चालक तार इस तरह से है और इस तल के लंबवत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कितनी धारा अपॉन उसका क्षेत्रफल सदिश, भाग लगा देंगे, धारा घनत्व आ जाएगा। अब हो सकता है कि डायग्राम ऐसा ना होकर इस तरह से डायग्राम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये चालक तार इस दिशा में ऐसे रखा हुआ है, ये कोई चालक तार है, ठीक है बेटा। पहले कैसे रखा हुआ था, इस तरह से, अब चालक तार कैसे रख दिया गया, इस तरह से। अच्छा, धारा वैसे ही प्रवाहित हो रही थी जैसे पहले हो रही है, ठीक है। अब इधर देखिए, इसमें क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्षेत्रफल सदिश कैसे ध्यान रखेंगे, अगर आपको इसकी दिशा निकालनी होगी, इस वाले तल की दिशा निकालनी होगी, तो क्या होगा बेटा, ये तो हो गया तल, इसमें से अगर आप अल्पांश बाहर निकालोगे तो अल्पांश कहां जाएगा, आपकी ओर, तो दिशा क्या हो गई, आपकी ओर। इधर देखिए, अगर इस तल की दिशा निकालेंगे, इस तल की दिशा निकालेंगे तो अल्पांश लिया, अल्पांश की दिशा क्या हो गई, नीचे की ओर। अगर इस तल की दिशा निकालेंगे तो तल की दिशा क्या हो जाएगी बेटा, ऊपर की ओर, बात समझ में आई। इसी तरह से इस तल की दिशा क्या हो जाएगी, इधर की ओर। एक देखिए, अगर इस बोर्ड में से मैं एक अल्प राशि, अल्प चीज बाहर निकाल लूंगा तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, आपकी ओर। छत में से निकालूंगा तो बेटा उसकी दिशा क्या हो जाएगी, नीचे की ओर। फर्श में से निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। तो अगर यहाँ पर चालक तार कैसे रखा हुआ है, चालक तार इस दिशा में रखा हुआ है, तो अगर यहां से मैं अल्पांश बाहर निकालूंगा तो दिशा किधर हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी इस दिशा में। बात समझ में आई, ये डेल्टा ए वेक्टर, डेल्टा ए वेक्टर, और इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, थीटा। इस डायग्राम और इस डायग्राम में डिफरेंस क्या है, थोड़ा दिमाग लगाइए। इस डायग्राम में धारा तल के लंबवत प्रवाहित हो रही थी, भाई तल इसका ये है और इस तल के लंबवत धारा प्रवाहित हो रही थी, यानी डेल्टा आई और डेल्टा ए के बीच बनने वाला कोण थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था। दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित, दोनों एक ही दिशा में है, जिधर धारा जा रही है उधर ही क्षेत्रफल सदिश है, तो कोण कितना बन रहा है बेटा, 0 डिग्री। तो यहां पर फॉर्मूला आ गया था J इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। अब यहां क्या होगा, देखिए बेटा, अब आपको यहां पर घटक निकालने होंगे, डेल्टा ए के घटक निकालने होंगे। इधर देखिए, इस डायग्राम को, इसको मैं रीडायग्राम बना रहा हूं। धारा की दिशा इस दिशा में, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, डेल्टा ए, समझना अच्छे से। क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर है, इस दिशा में, डेल्टा ए, ठीक है बेटा। दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा, ठीक। यहां पर वेक्टर मत लगाओ, अभी बाद में लगा देंगे। अब क्या करेंगे, डेल्टा ए यानी क्षेत्रफल सदिश के घटक ज्ञात करेंगे। तो जिधर कोण उधर क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, तो डेल्टा ए कॉस थीटा, और इसके लंबवत क्या आ जाएगा बेटा, ए घटक तो आएगा इसका, ये डेल्टा ए कॉस थीटा, और ए घटक आएगा डेल्टा ए साइन थीटा। अब धारा घनत्व तो क्या हो जाएगा, तो दोबारा देखो बच्चों इधर, तो धारा घनत्व J इज इक्वल टू, धारा घनत्व J इज इक्वल टू, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, डेल्टा आई, कितने क्षेत्रफल में से हो रही है, डेल्टा ए कॉस थीटा, डेल्टा ए कॉस थीटा। तो इस वाले डायग्राम के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, J इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए कॉस थीटा। तो देखो बच्चों, आपको मैंने जो पीडीएफ सेंड करी है इसके साथ में, वहां पर आप अच्छे से देखेंगे। इसके लिए मैंने लिखा है, चित्र ए के अनुसार धारा घनत्व J इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। क्यों बेटा, अगर आप इस फॉर्मूले से भी कंपेयर करके देखोगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। अगर आप यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखोगे तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई। लेकिन इस डायग्राम को भी आपको अच्छे से समझना है। इसको मैंने वहां नाम दिया है चित्र बी। एक बार और देखिए, चित्र बी इस तरह से रखा हुआ है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस दिशा में है और इससे थीटा कोण बनाते हुए धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके घटक निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का एक घटक आएगा धारा की दिशा में
और एक घटक आएगा लंबवत, धारा की दिशा के लंबवत दिशा में। तो बेटा सॉल्व करा यहाँ पर, तो धारा घनत्व होता है उस क्षेत्रफल में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे से लॉजिक ध्यान रखें, उस क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हुई, यानी जितनी धारा प्रवाहित हो रही है अपॉन उस क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे, इसे ही धारा घनत्व कहा जाता है। तो बेटा धारा है डेल्टा आई और क्षेत्रफल है डेल्टा ए कॉस थीटा, तो धारा घनत्व आ गया J इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए कॉस थीटा। मुझे लगता है यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप एक बार और इसको रिवाइज करोगे, वीडियो को पीछे लेके रिवाइज कीजिए बेटा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पीडीएफ से जो नोट्स सेंड किए हैं आपको, वहां से आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब देखो बेटा आगे हमने पढ़ा डेल्टा ए और धारा प्रवाहित हो रही थी डेल्टा आई। इस डायग्राम के लिए चालक तार है, तो J इज इक्वल टू आया था हमारा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। यहाँ डेल्टा से कंफ्यूज मत होना, डेल्टा का मतलब यहाँ पर अल्पांश है, अल्पांश में से धारा प्रवाहित हो रही है और अल्पांश क्षेत्रफल है। डायग्राम अगर ऐसा हुआ, डायग्राम अगर ऐसा हुआ तो क्षेत्रफल सदिश तो इसके तल के लंबवत इस दिशा में आ जाएगा डेल्टा ए, और धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में डेल्टा आई। दोनों के बीच में बनने वाला कोण है थीटा। तो यह क्या करेंगे, डेल्टा क्षेत्रफल के घटक निकाल देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश राशि है, इसके घटक बटे ए घटक आएगा इसका इधर डेल्टा ए कॉस थीटा, और ए घटक आएगा इधर डेल्टा ए साइन थीटा। चूंकि इस वाले घटक में तो कोई धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही, जब धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही तो इस वाले घटक के लिए, इस वाले घटक के लिए कोई धारा घनत्व नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके लिए, तो धारा घनत्व J इज इक्वल टू कितनी धारा, मैंने अभी क्या बताया आपको, कितनी धारा अपॉन कितने क्षेत्रफल में से, तो डेल्टा ए कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि J इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर दो, तो J इंटू डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई। क्या मेरी बात क्लियर है, इसको पलट दीजिए, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू J इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है। अब इधर ध्यान दीजिए बेटे, 11th क्लास मैंने बताया आपको बार बार काम आती है, इसलिए 11th क्लास के कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान रखना है, और ये मैं जब भी काम आएगा तब बताऊंगा आपको। देखिए बेटा 11th क्लास में हमने पढ़ा था अदिश गुणनफल, एक सदिश गुणनफल पढ़ा होगा। सदिश गुणनफल मैंने आपको बलागुण वाले में बताया था, अब मैं आपको अदिश गुणनफल बताता हूँ। तो अदिश गुणनफल a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता था, ab cos थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है, a डॉट b इज इक्वल टू होता था ab cos थीटा। अदिश गुणनफल है ये, इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, a डॉट b करो चाहे b डॉट a करो, बात एक ही है। लेकिन क्रॉस गुणनफल में ऐसा नहीं होता था। क्रॉस गुणनफल में a क्रॉस b करोगे और फिर b क्रॉस a करोगे तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, विपरीत हो जाएगा, a क्रॉस b बराबर माइनस b क्रॉस a। तो देखिए बेटा a डॉट b का मतलब होता है, a डॉट b का मतलब होता है ab cos थीटा। अब इधर देखिए, तो डेल्टा i इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक सदिश, ये हो जाएगा दूसरा सदिश, और एक cos थीटा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, j वेक्टर इनटू डेल्टा a वेक्टर। तो धारा बराबर क्या आ गया, धारा कैसी राशि हो गई, यहाँ पर धारा अदिश राशि हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं अभी आपको, धारा अदिश राशि है जो दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल से प्राप्त होती है। दोबारा ध्यान दीजिए, धारा एक अदिश राशि है जो दो सदिश राशियों, और कौन सी सदिश राशि, एक धारा घनत्व और एक क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल से प्राप्त होती है, इसलिए कैसी राशि हो गई बेटा। अब इस पे न्यूमेरिकल आता है, पहले इसको नोट कीजिए। तो देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा
डेल्टा आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डेल्टा ए वेक्टर। अब इसका नोट लिख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। धारा एक अदिश राशि है, धारा एक अदिश राशि है धारा एक अदिश राशि है जो दो सदिश राशियों और कौन कौन सी, धारा घनत्व व क्षेत्रफल सदिश, जो दो सदिश राशियों के बिंदु गुणनफल से प्राप्त होती है, एक बात हो गई। अब बहुत सी बार इसका मात्रक पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन है धारा घनत्व का मात्रक व विमा बताएं। तो बच्चों देखो इधर, धारा घनत्व का मात्रक व विमा, सॉल्यूशन। पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, चूंकि J इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना, डेल्टा का मतलब होता है अल्पांश। अगर पूरी धारा की बात करेगा तो कुल धारा बटा कुल क्षेत्रफल, और अल्पांश की बात करेगा तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। अच्छा, मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक क्या होगा बच्चों, इधर देखिए, धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। विमा की भी बात कर लो, विमा। तो बेटा देखो इसकी विमा, एम्पियर की विमा A1 और क्षेत्रफल की विमा L2। तो विमा क्या होगी बच्चों, A1 L-2। ये शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई। धारा एक अदिश राशि है जो दो सदिश राशियों, कौन कौन सा, धारा घनत्व व क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल से प्राप्त होती है। एक तो आपको ध्यान रखना है, और दूसरी बात इसका मात्रक और विमा। अब मैं आपको एक प्रश्न कराता हूँ, वो प्रश्न देखिए, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है वो प्रश्न, इसको नोट करना था। नोट से काम बेटे प्रॉपरली डेली का डेली कर लिया करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार का क्षेत्रफल सदिश A वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर स्क्वायर है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, वह धारा घनत्व J वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, मात्रक क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। तो ये आया हुआ प्रश्न है। तो तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। तो बच्चों इसका देखो आंसर बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। चूंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, अब ये भी पढ़ा हमने, चूंकि I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर। अगर यहाँ डेल्टा लगाऊंगा तो यहाँ पर भी डेल्टा आ जाएगा, बताया मैंने आपको भी। अगर यहाँ डेल्टा लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्षेत्रफल भी क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। अगर नहीं लगा रहे तो I इज इक्वल टू J डॉट A। तो I इज इक्वल टू J वेक्टर कितना है, 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डॉट A वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, मल्टीप्लाई कर दो। बिंदु गुणनफल सभी बच्चों को आना ही चाहिए, नहीं आता तो 11th क्लास की कॉपी उठाइए, वहां पर आपको जरूर कराया होगा। एक बार और देखिए बिंदु गुणनफल कैसे करते हैं। तो बिंदु गुणनफल के लिए i के गुणांक से गुणा कर दीजिए। गुणांक कितना है इसका, 4, और इसके गुणांक कितना है, 2। 4 × 2 8, प्लस
जे कैप का गुणांक कितना है इधर 6 और इधर कितना है 3, 6 3 18, इधर कितना है -2 और इधर कितना है प्लस का 4 तो माइनस का 8, तो बेटा क्या हो जाएगा 8 से 8 कट गया तो 18 एम्पियर आंसर। मुझे नहीं लगता इसमें बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस है, ये इजीली एक प्रश्न है। तो अब तक कितने प्रश्न हो गए, 2 प्रश्न पहले कर दिया था, एक प्रश्न ये हो गया, 18 एम्पियर इसका आंसर है। ठीक है, 5 मिनट और लगेंगे बेटा, एक बार पूरा का आज इतना पढ़ा उसका रिवाइज कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही है, एक बार रिवाइज करते हैं, इसको नोट कीजिएगा। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल है इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज में ज्यादा ध्यान देता हूँ ताकि बच्चों को इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले धारा घनत्व हमने स्टार्ट करा था, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व क्या होती है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ठीक है, अगर किसी चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, किसी चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके लिए इसका धारा घनत्व निकालने का तरीका क्या है कि धारा आई एम्पियर की प्रवाहित हो रही है और वो तल के लंबवत प्रवाहित हो रही है, तो एकांक क्षेत्रफल यानी इसके एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हुई उसे ही कहा जाएगा धारा घनत्व। क्लियर है मेरी बात। अब उसे ज्ञात करने के लिए क्या करा हमने, इसमें एक अल्पांश ले लिया, ये चालक तार, इसमें से एक अल्पांश ले लिया, ये जो डार्क लगा रखा है ये अल्पांश है। इस अल्पांश को क्या लिखा मैंने, डेल्टा ए। और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, इस अल्पांश में से धारा प्रवाहित हो रही है डेल्टा आई। तो धारा घनत्व तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई, यानी कितनी धाराएं आ गई एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली, इसको इसकी जगह अगर मैं एकांक रख दूं तो एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। ये चाल की परिभाषा भी तो ये होती है, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। सेम एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। अच्छा, इसका सेकंड फॉर्मेशन क्या बन सकता है कि अभी तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा किसके बीच का एंगल है, आई और ए के बीच का एंगल है। ठीक है बेटे, अगर ये इस तरह से होता, ये क्षेत्रफल सदिश, ये चार तार इस तरह से रखा हुआ है, इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में, डेल्टा ए इस दिशा में, और धारा तो पहले की तरह ही प्रवाहित हो रही थी इस दिशा में, डेल्टा आई। तो अब क्या करेंगे, घटक निकाल देंगे। एंगल कितना है दोनों के बीच का, एंगल यहां पर है थीटा। तो बेटा इसका घटक निकालेंगे तो एक घटक आएगा इसका डेल्टा ए कॉस थीटा और एक घटक आएगा डेल्टा ए साइन थीटा। अब चूंकि इस दिशा में तो कोई धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही तो इस दिशा में तो जे वेक्टर आएगा ही नहीं। अब इधर कितना आ जाएगा, तो जे इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए कॉस थीटा। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा। तो डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, जे वेक्टर डॉट डेल्टा ए वेक्टर। ये फॉर्मूला आ गया। अगर अल्पांश लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी अल्पांश आएगा, और अगर अल्पांश अगर दोनों तरफ समाकलन कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना, एक बार समझने की कोशिश करना। न्यूमेरिकल इसमें एक ही बनता है, इसका और इसका मान दे दिया जाएगा वेक्टर फॉर्म में, मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक अदिश मान आ जाएगा, एक परिमाण आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स प्रिपेयर करिए, कलम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे इसका।